राम राम जी। पैरवर साहब, वाहेगुरु। कैसे हैं आप? देखिए, वीडियो बनाना ये नहीं है कि हमें किसी इनाम की आवश्यकता है। हमारा इनाम आप हैं, हमारी पूजा आप हैं, हमारे ग्राहक आप हैं, हमारी रोजी रोटी सब आप हैं। आप कहते हैं कि मास्टर जी हम घर पे कुछ देख लेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं तो जैसे पढ़ाता हूँ आप वीडियो बना लें, उसको यूट्यूब पर डाल देंगे, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, आज ये उत्तम शिक्षा संघ सैदपुर ऐसी वीडियो बनाने जा रहा है जो आपके जीवन पर्यंत काम आती है। पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। तो अब तक आपने केवल 3 पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस। अब ये जो 2 आई हैं, ये नई आई हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन संघनन। तो आज हम एक एक को लेकर के क्लियर करेंगे आपके लिए। हम सबको मिटा के एक एक चीज लेके चलेंगे, और उससे भी पहले सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, हम आपको लेके चलते हैं शुरू से ही। पदार्थ क्या चीज है? देखो, इसको दूसरा नाम भी देते हैं द्रव्य। कुछ भैया पूछते हैं द्रव्य की परिभाषा, वो बता देता है द्रव्य की। द्रव्य तो एक इसकी अवस्था है द्रव्य की, और द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य एक ही बात होती है। तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है? देखिए, आपके और पास चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु है, आपने मान लिया मेज के ऊपर कोई पुस्तक रख दी, या आपने कोई भी मेज के ऊपर फोन रख दिया, गुलदस्ता रख दिया, आपने गुलदस्ता रख दिया, तो क्या देखते हैं आप कि वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। अब ये सामान हमारे, ये वस्तुएं हमारे चारों ओर, कुछ तो नेचुरल होती है, कुछ आर्टिफिशियल होती है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो वो स्थान घेरी हुई होती है और उसमें भार होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है। और उसे हम महसूस कर सकते हैं। पदार्थ या द्रव्य कहलाती है।
जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, मेज, कुर्सी, हवा, पानी आदि। तो देखिए मैंने लिखवाया है कि पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु जो स्थान लेती है तथा जिसमें भार होता है और उसे हम महसूस कर सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। जैसे मेज, कुर्सी, हवा, पानी आदि ये सब की सब पदार्थ हैं। ये वस्तु सब पदार्थ हैं, ये वस्तु सब द्रव्य है। अब ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसकी हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, लेकिन अब आपके लिए 2 अवस्थाएं और आ गई जो मैंने अभी बताया था। मैं एक एक को लेके चलता हूं। हमने तो 3 ही पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन अब आ गया है नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 बोस आइंस्टाइन संगणन। मैं इसको भी आपको क्लियर करके चलूंगा, तो पहले आप इनकी अवस्था देखिएगा एक एक किस प्रकार से इसको क्लियर करके चलूंगा। नंबर 1 ठोस। देखिए कोई भी वस्तु अणुओं से मिलकर बनी होती है और इन अणुओं के ही मैं आपको बात बताऊंगा, इन अणुओं के कारण ही इनके बीच जो स्थान होता है उसके कारण ही इनकी अवस्थाएं अलग अलग हुई हैं। तो ठोस किसको कहते हैं? जिन वस्तुओं का आयतन एवं आकार निश्चित होता है उनको हम ठोस वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु का आकार एवं आयतन जिस वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे हम पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कोई भी लोहे का गोला है, ये छोटे बच्चों के लिए 8 पाउंड का आता है, बड़े बच्चों के लिए 16 पाउंड का आता है खेलने के लिए, या कोई भी और वस्तु है जो दबती नहीं है, लोहे की बनी वस्तु है या लकड़ी की बनी वस्तु है, तो वो ठोस है। मान लीजिए डस्टर ले लीजिए लकड़ी का, डस्टर आदि। अब होता क्या है कि लोहे का गोला आप कैसे दबाइए या मत दबाइए अपना आकार नहीं बदलेगा। लकड़ी का डस्टर है, आप देखिए उसको दबाइए नहीं, टूट तो सकता है
लेकिन वो आकार वैसे नहीं बदलेगा। किसी भी बर्तन में रखेंगे उसका आकार आयतन निश्चित होगा। तो ये अवस्था आपके पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है, जिसमें वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जिसमें लिख लीजिए, जिसमें वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे हम पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि क्यों ठोस अवस्था और क्यों गैस अवस्था और क्यों आपकी द्रव अवस्था। पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अब आपकी आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जिसमें वस्तु का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जिसमें वस्तु का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे दूध, पानी, सरसों या मिट्टी का तेल आदि। अब आप समझ गए होंगे, दूध को, पानी को, सरसों के तेल को, मिट्टी के तेल को किसी भी बर्तन में डालें, उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है, आयतन उसका निश्चित होता है। अभी मैं इसके बारे में फिर ये बताऊंगा क्यों निश्चित होता है, क्यों अनिश्चित होता है। पहले इसकी एक तीसरी अवस्था और देख लीजिएगा, गैस। इसको मिटा दें।
देखिए, इस अवस्था में वस्तु का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। यह पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। जैसे इत्र की शीशी या सभी गैस हैं। अब जैसे आपने इत्र की शीशी छोटी सी, अब वो उस शीशी में बंद है, आपने उसको खोल के किसी कमरे में रख दिया एक कोने में, तो उसने पूरे कमरे का आयतन घेर लिया और पूरे कमरे का आकार ले लिया। इसी प्रकार से गैसें हैं, तो इनका ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। अब मैं आपको एक एक बात ये बता के चलता हूं पहले इन तीन अवस्थाओं में कि ठोस में क्यों निश्चित होता है, द्रव में क्यों आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, और गैस में क्यों आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है और इसमें ये अणु आपके बहुत पास पास होते हैं। अब ये अणु, इनके बीच आकर्षण बल इतना अधिक लगता है कि ये अलग नहीं हो सकते, ये गति नहीं कर सकते, केवल कंपन कर सकते हैं। तो इसलिए ठोस अवस्था में वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब मान लिया ये द्रव कोई वस्तु है, तो द्रव वस्तु में थोड़े से ठोस की अपेक्षा ये अणु दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल इस ठोस के अणुओं की अपेक्षा इन द्रव के अणुओं में कम होता है, जिसके कारण ये गति कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को। इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। तो ये इस कारण से द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। और गैस में मान लिया कोई गैस है, तो इसमें तो अणु बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है और ये स्वतंत्र होते हैं। इसलिए ना तो इसमें वस्तु का आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो ये इनकी स्वतंत्र गति के कारण होता है, अणुओं की गति के कारण होता है, उनके बीच आकर्षण बल के कारण होता है। तो मैंने आपको ये डिफरेंस समझा दिया कि आयतन आकार ठोस का क्यों निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार क्यों निश्चित नहीं होता, गैस की कोई भी आयतन का आकार निश्चित नहीं होता है। तो अब आप समझ गए होंगे इन तीनों अवस्थाओं को कि ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, आपकी जो अवस्था मैंने दो और लिखवाई थी उनको, तो प्यारे बच्चों अभी आपने तीन अवस्थाएं पढ़ रखी थी। अब देखिए चौथी अवस्था प्लाज्मा। मैं इसको आपको लिखवा रहा हूं कि यह आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। इसकी पहचान 1879 में सर विलियम क्रूक्स द्वारा की गई थी और 1928 में इरविन लैंगम्यूर ने
बताया था। इसमें होता क्या है, कहेंगे संघनन क्या होता है, तो मैं आपको संघनन बता रहा हूं कि किसी गैस के 1,00,000 कणों में से एक कण लेकर बहुत कम घनत्व वाली गैस को सुपर कोल्ड करना है। बहुत कम घनत्व वाली गैस को सुपर कोल्ड करना है, तब इस तापमान में कणों की गति रुक जाती है या वो मूव करना बंद हो जाता है, गति करने बंद कर देते हैं। तो उस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन संघनन, BEC शॉर्ट में आप कह सकते हैं बोस-आइंस्टाइन संघनन कहा जाता है। तो देखिए, अब आपने ये दो अवस्थाएं अलग पढ़ी हैं, इसके बारे में आप विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जैसे ही आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो वहां आपको इसको और भी इसके बारे में खोल करके बताएंगे। हमने 3 ही पढ़ी थी, लेकिन ये 2 अभी जो है, अब 5 अवस्था आती है द्रव की, पदार्थ की, तो अब हमने आपको 5 का ज्ञान करा दिया है। जब भी आप कहीं खड़े हो बताएं कि द्रव की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन संघनन। और संघनन क्या होता है, इसको मैंने आपको बता दिया कि किसी गैस के 1,00,000 कण में से एक कण लेकर उसको बहुत कम घनत्व वाली गैस को सुपर कोल्ड करना है, तब इस तापमान में या तो उसकी गति रुक जाती है कणों की या वो मूव करना बंद हो जाता है। उस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन संघनन कहा जाता है। अब देखिए, इस प्रकार से आपने ये 5 अवस्थाएं पढ़ी। अब इसके बाद आपकी किताब में थोड़ा सा दिया है, मैं आपको वैसे मोटी मोटी बातें बता देता हूं, क्योंकि किताब वाला पता नहीं क्या लिख देता है। अब इसके बाद मैंने आपको दिया है कि भाई ऊष्मा का चालन, विद्युत का चालन, तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वही आपकी किताबों में भी मिलेगा। देखिए, कुछ बातें आपको वैसे ही रख लेनी चाहिए। ऊष्मा का चालन यानी कि जिन वस्तुओं में ऊष्मा बह जाती है आसानी से, उन वस्तुओं को ऊष्मा का चालक कहते हैं। जिसमें आसानी से नहीं बहती उसको अचालक कहते हैं। ऐसे ही विद्युत जिसमें प्रवाहित हो जाती है विद्युत चालक होते हैं, जिसमें नहीं होती उसको हम अचालक कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। चालक, अचालक, कुचालक, ठीक है। और अब मैं समझता हूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पदार्थ, मैटर, द्रव्य और उसकी अवस्था आपको याद हो गई होंगी। अब आपको यदि ये पार्ट अच्छा लगता है अपने दोस्तों से बता दीजिए कि हमारे मास्टर जी वीडियो डालते हैं फोन पर, यूट्यूब पर, वो भी पढ़ के लाभ कमाएं। क्योंकि विद्या का धन ऐसा होता है, इसको जितना भी खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। जितना भी आप देखकर किसी को बताएंगे, सुनाएंगे, उनको बताइए कोई बात आती है तो उतना ही आपकी विद्या बढ़ेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। कोई भी कमी है कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, आपकी वो अगली वीडियो में दूर कर दी जाएगी शिकायत। लेकिन इस पर वो कमेंट्स लिखना अवश्य, जो भी आपके समझ में आता है। इसको लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें रोचक जानकारियां मिलेंगी। मैं कोई गंदी वीडियो नहीं डालता हूं, ना ही मैं बेमतलब की वीडियो डालता हूं। कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन की बातें होंगी। इसी ज्ञान के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।